Hello and welcome everyone. This is SN Institute. My name is सैफुल्ला। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पहला चैप्टर आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो लेक्चर होगा वो बेसिक पर होगा और इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे टर्म्स सीखेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो पूरे क्लास 12th में आपको काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। और ये वीडियो लेक्चर्स जो है आप पूरा कंप्लीट देखें। इसमें जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा और पूरा कंप्लीट देखने के बाद ही बात जो है वो सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो चैप्टर का जैसा नाम आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी शुरू करने से पहले हम इस पर जो हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप समझिएगा इस बात को। तो हम सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल फोर्सेस है, एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे कायनात में पाया जाता है। और ये ऐसा फोर्स है जो हमारे मैटर्स के अंदर जो मौजूद एटम्स है उसको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे मैटर का एग्जिस्टेंस है। इस अर्थ पर मौजूद है वो मैटर, या अर्थ ले लीजिए, अर्थ भी प्रेजेंट है यूनिवर्स में। तो हर एक आइटम्स दूसरे से एक बाइंडिंग एनर्जी के तहत जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। तो हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है उसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हुआ। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो हिस्से में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। समझिए, आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मेरे चैप्टर का जो नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच विच डील्स विथ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में, यानी चार्ज एट रेस्ट। तो विथ स्टैटिक चार्ज, दैट इज चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होता है ये ब्रांच ऑफ वो फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, ये क्या करेगा, किसके साथ डील्स करेगा? डील्स विथ डायनेमिक चार्ज। डायनेमिक चार्ज, डायनेमिक चार्ज का मतलब होता है दैट इज चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज किस स्टेट में, किस अवस्था में प्रेजेंट होगा, वो रेस्ट में होगा चार्ज। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा हिस्सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये दोनों मिला करके बनता है और एक बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का और क्लास 12th का। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पहला कंसेप्ट आ रहा है? चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रो दैट मीन्स चार्ज। तो हम चार्ज का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है। तो चार्ज की डेफिनेशन हम समझते हैं, इसे आप उतार लीजिए। चलिए देखिए आगे का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज चार्ज? ठीक, चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, या फिर इट इज एसोसिएटेड विथ मैटर क्या है, कुछ भी कह सकते हैं।
इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिए, इस बात को समझना है कि हमने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएट होता है, ये मैटर के खास प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, मैटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी हम चार्ज की बात करेंगे, दैट मीन्स मैटर, यानी मैटर के साथ एक जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कहते हैं, जो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना और मैग्नेटिज्म फेनोमेना ये शो करेगा। तो अब इलेक्ट्रिकल फेनोमेना और मैग्नेटिज्म फेनोमेना जो शो करेगा ये मैटर, तो जैसे हम कोई बॉडी को कहें कि ये बॉडी चार्ज है या फिर ये बॉडी को हमने चार्ज किया है, तो उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, हम उससे एक्सपेक्टेशन यही करेंगे कि वो बॉडी के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना होगा या फिर मैग्नेटिज्म फेनोमेना होगा या फिर दोनों होगा। तो वो दोनों का दोनों प्रोड्यूस करेगा, शो करेगा, वो फेनोमेना को शो करता है चार्ज। तो जब हम बात किया चार्ज के बारे में तो एक टर्म आया मैटर। तो मैटर क्या है, अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छी तरीके से आप समझते चलेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए क्या है कि अगर हम बात करें मैटर की, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा मैटर क्या है, मैटर विच हैज़ गॉट मास एंड ऑक्युपाइंग ए स्पेस, है ना, जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको हम जनरली मैटर कहते हैं। तो जब भी मैटर वर्ड आता है तो हम मैटर से क्या समझते हैं, हम मैटर से यही समझते हैं कि मैटर है तो मैटर के अंदर मास तो होना कन्फर्म है ना। अगर वो बॉडी, कोई बॉडी मैटर है तो उसको हम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मास प्रेजेंट होगा। और क्लास 11th में हमने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, सारा का सारा चीज़, यानी मैकेनिक्स वगैरह जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था वो सारा का सारा मास से रिलेटेड था। यानी क्लास 11th में अगर फिजिक्स का जो नज़रिया था वो मास से रिलेटेड था। और ये मास क्या प्रोवाइड करता था, इनर्सिया, ये आपने पढ़ा होगा। यानी जिस बॉडी के अंदर मास होगा वो इनर्सिया प्रोवाइड करेगा उस बॉडी को। इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया होता है टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन स्टेट। कोई भी बॉडी का जो स्टेट होगा, उसकी जो हालत होगी, उसकी जो अवस्था होगी, उसको अपोज करेगा क्या, इनर्सिया, यानी मास। बॉडी के अंदर मैटर है, बॉडी है, तो इसके अंदर अगर मास है तो वो क्या करता, अपोज करेगा उस चीज को, किसके स्टेट, उसके स्टेट को चेंज करने में उसको रुकावट डालेगा। जैसे अगर कोई बॉडी है तो अगर वो रेस्ट से मोशन में जा रहा है और वो मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो उसके अंदर जो रुकावट डालने वाला चीज होगा, उसको अपोज करने वाला जो चीज होगा, उसका नाम क्या होगा, इनर्सिया होगा। उसे हम लोग इनर्सिया कहते हैं। क्लियर ये बात। जैसे एक बॉडी एक वेलोसिटी से जा रहा है, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है और वो अपने वेलोसिटी को चेंज करना चाहता है, तो उसमें चेंज करने में वो अपने स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, यानी वेलोसिटी को बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है। तो इसके अंदर जो रुकावट डालने का काम करता है वो मास करता है, यानी दैट इज कॉल्ड इनर्सिया, जिसे हम इनर्सिया कहते हैं। तो आपने इसको डिटेल में क्लास 11th में पढ़ा था अच्छी तरीके से, मास से रिलेटेड। अब हमारा क्या है कि जब हम बात करेंगे मैटर, तो मैटर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होता है, यानी मैटर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, जो मैटर से एसोसिएट रहता है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम बात करेंगे मैटर की, तो मैटर के अंदर जब भी बात करेंगे तो मैटर के अंदर तो मास तो कन्फर्म है, मास तो होगा हर हाल में। लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज ऑप्शनल है। यानी दोनों में फ़र्क ही है बात कि मैटर अगर रहेगा तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज होगा मैटर पर तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ये शो करेगा। इज इट क्लियर। तो चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो क्लास 12th में जो हम फिजिक्स जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पर होगा हमारा, वो सारा का सारा हम इसी कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे, चार्ज के ही कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे सारा का सारा चीज़। तो अब क्लास 12th में हमारा जो नज़रिया हो जाएगा वो चार्ज से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि मास को तो हमने क्लास 11th में अच्छी तरीके से पढ़ा था ये चीज़।
तो ये सारा जो ये मैटर से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम चार्ज के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल फेनोमेना और मैग्नेटिज्म फेनोमेना जो चार्ज शो करेगा, तो वो किस स्टेट में फॉलो करेगा, किस स्टेट में वो चीज़ शो करेगा, या वो रेस्ट में शो करेगा या मोशन में शो करेगा, किस तरीके से शो करेगा। तो हम बिहेवियर ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहेवियर ऑफ चार्ज हेडिंग दीजिए आप। बिहेवियर ऑफ चार्ज। देखिए बिहेवियर ऑफ चार्ज, जैसा हमने आज आपको बताया कि आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक पर हो रहा है, तो चार्ज की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो बिहेवियर ऑफ चार्ज क्या है? बिहेवियर ऑफ चार्ज ये है कि चार्ज को अगर हम रेस्ट पर, किस स्टेट में रहता है चार्ज? रेस्ट पर रहता है। तो चार्ज अगर जब रेस्ट पर रहेगा तो वो किस तरीके का फेनोमेना शो करेगा? तो जब चार्ज को हम रेस्ट पे रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना शो करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा जब चार्ज किस पे रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। तो और जब चार्ज को मोशन में लाते हैं हम, ये आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, शो करेगा, ये आगे के क्लासेस और लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस पूरी डेप्थ में करेंगे अच्छी तरीके से। तो रेस्ट हो गया। चार्ज को जब हमने मोशन में रखा, अब मोशन में जब चार्ज को रख रहे हैं हम, तो मोशन में दो तरीके की बात आती है। चार्ज अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? आप ये बात जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी उसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात आप जानते हैं, यानी वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में वो चीज़ ट्रेवल कर रहा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, करंट कैरिंग वायर जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज है कि जब चार्ज मोशन में आया, यानी चार्ज को जब मोशन में लाए, और वो मोशन है हमारा यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ एक साथ, यानी वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना भी शो कर रहा है और वो मैग्नेटिज्म फेनोमेना भी शो कर रहा है। तो ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको जब हमने चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में रखा। अब चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में जाता है, अब चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में जाता है, यानी वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा हो, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो चार्ज क्या करेगा, किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा चार्ज? तो देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं हम, इसको आप उतारते जाइएगा। देखिए, तो जब चार्ज को हम लाए, मोशन ही में है चार्ज, ठीक है। पहले हमने क्या रखा चार्ज को? चार्ज को किस में रखा? रेस्ट में। तो जब चार्ज को हमने रेस्ट में रखा तो क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, है ना। जब चार्ज को हमने रखा मोशन में, चार्ज को किस में रखा? मोशन में। और मोशन के किस हिस्से में रखा हमने? मोशन के यूनिफॉर्म मोशन में रखा हमने, यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में रखा, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज को किस में रखेंगे हम? जब चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे। अब चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, किस में आया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही में, बट नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में। इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो जब चार्ज को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रखेंगे तो चार्ज किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा? चार्ज के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा,
और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब एक चार्ज है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और ये मूव कर रहा है, चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, और ये चार्ज जो है मूव कर रहा है, तो जब ये चार्ज मूव करेगा तो इसके अंदर मोशन में, वो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, ऑसिलेट करना शुरू करता है जब किस में रहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और जब ये ऑसिलेट करता है तो इसके अंदर एनर्जी लूज होने लगता है। तो जो एनर्जी लूज होता है एनर्जी, वो किस फॉर्म में लूज होता है, लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW जिसे हम कहेंगे, यानी रेडिएट करने लगेगा, एनर्जी रेडिएट करने लगेगा जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो अब देखिए ये इसमें एक कॉमन बात, जो बात है वो जानने वाली बात ये है कि जब चार्ज रेस्ट में था तो क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में था तो क्या प्रोड्यूस किया, यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहा तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना। क्यों बना, ये बात आपको समझ में आ गया। इन सारे को हम लोग डेप्थ में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसमें एक कॉमन बात यह है कि चाहे चार्ज रेस्ट पर हो, मोशन में हो, मोशन में दोनों तरीके का किसी मोशन में भी हो, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना तो चार्ज हर हाल में शो कर रहा है। देखिए इसमें भी इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, इसमें भी इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, इसमें भी इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, ठीक। लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है तब वो मैग्नेटिज्म शो करने लगता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, वो मैग्नेटिज्म फेनोमेना शो करने लगता है। तो ये जो चीज हुआ, तो अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हम पूरा का पूरा किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। यानी इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डेप्थ में पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड कई तरह का कॉन्सेप्ट और कई तरह का टर्म्स और कई तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे और सोल्व करेंगे और देखेंगे। क्लियर ये पॉइंट? तो इस पॉइंट को आप उतार लीजिए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बिहेवियर ऑफ चार्ज। इसे हम मिटा रहे हैं। अब समझिएगा, अभी चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। देखिए चार्ज का जो सिंबल होता है, याद रखिएगा, चार्ज का जो सिंबल होता है उस सिंबल को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कहीं पर कैपिटल क्यू से भी, कहीं पर स्मॉल क्यू से भी। तो चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, ये बात याद रखिएगा आप। चार्ज का SI यूनिट जो होता है कूलम होता है, ये बात आप जानते होंगे, जिसको कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अब चार्ज का SI यूनिट कूलम हुआ तो चार्ज का CGS यूनिट भी होता है, और उस CGS यूनिट का नाम होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ESU, या फिर फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। क्लियर ये बात, फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। तो CGS यूनिट क्या हुआ, स्टेट कूलम हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हुआ, या फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। तो देखिए बोर्ड के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में जो सवाल आता है वो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है क्या, कि 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम या कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो इसका जवाब ये होता है 3 × 10 पे पावर 9, 3 × 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। इस पॉइंट को याद रखना है अच्छे तरीके से। 1 कूलम बराबर 3 × 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम होता है, या ESU कहते हैं हम।
और अगर ये भी सवाल आ सकता है कि वन स्टेट कूलम या 1 ESU बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर क्या होगा। ये आपके स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में ये सवाल 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो 1 स्टेट कूलम और ESU का जो वैल्यू होता है 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। याद रखना है ये पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो ये हो गया चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज, चार्ज का सिंबल Q, चार्ज का SI यूनिट, कूलम, CGS यूनिट। याद रखना है ये बात, इस पॉइंट को याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, खास करके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब देखिए इसको थोड़ा याद रखने का तरीका भी सीख लीजिए। देखिए 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻9। आप जानते हैं ना कि स्मॉल c जब हम लिखते हैं तो स्मॉल c का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ स्मॉल c का वैल्यू। अगर हम कैपिटल C लिखेंगे तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बड़ा हो गया, स्मॉल से बड़ा हो गया तो एक बढ़ा दिया 3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर यह बात? ठीक। अब देखिए चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको मिटा रहे हैं हम। पॉइंट लिखिएगा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट कैन बी एडेड इन अलजेब्रिक फॉर्म। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायमेंशन देखिए, चार्ज का डायमेंशन, ये भी सवाल आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में और CBSE में आ सकता है। तो हम लोग क्लास 10th में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, करंट का I बराबर Q/T फॉर्मूला पढ़ा था। Q फॉर होता है चार्ज, तो Q बराबर क्या होगा I इंटू टी। तो I का जो डायमेंशन होता है करंट का वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट है तो होता है एम्पियर। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, और टाइम का क्या होता है T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हुआ AT। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है पहले, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और CBSE में भी पूछ सकता है Q बराबर AT। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0 A इंटू T, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये याद रखिएगा 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज पर। टाइप्स ऑफ चार्ज, ये बात भी आप जानते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज जो होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ये बात आपको पता है। निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहलाता है ये चीज़। तो अब नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, नेचर ऑफ चार्ज जो होता है, याद रखिएगा, नेचर ऑफ चार्ज ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को लाते हैं साथ में, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज साथ में आता है, तो दोनों के बीच क्या होगा, कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, ये रिपेल करेगा, याद रखिएगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच, रिपेल करेगा एक दूसरे को, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जिसे हम कहेंगे लाइक चार्ज। ये क्या हो गया, लाइक चार्ज, याद रखना ये बात। लेकिन जब यही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये कूलम्स टॉर्सन में एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को कूलम्स ने फाइंड किया था कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन करता है, जब उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ कूलम्स लॉ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखा तो उससे समझ में आया कि एक अट्रैक्शन हो रहा है, एक जगह रिपल्सन हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसने नेचर ऑफ चार्ज बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन करता है, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन करेगा। तो डैट इज अनलाइक चार्ज हुआ, ये क्या हुआ, अनलाइक चार्ज। क्लियर ये बात? यानी ये दोनों में दुश्मनी हो जाएगा और ये दोनों में मोहब्बत हो जाएगा, सिंपल सी बात। यानी अट्रैक्शन और ये रिपल्सन, दूर हटाएगा, भागो, और ये क्या करेगा, दोनों को बोलेगा कि आ जाओ, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। क्लियर ये बात? तो ये हुआ, और ये पॉजिटिव निगेटिव इस वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ताकि इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम बना रहे। यानी इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम जो रहता है वो चीज़, उसका बैलेंस जो है वो बना रहे। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर कहा जाए कि स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर कहा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा, डेट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसे याद रखिएगा। और ये बात भी आप जानिए कि प्रोटॉन का भी जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज, दोनों क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ क्या होता है, प्लस और माइनस का फर्क होता है। ये बात याद रखिएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? अब देखिए पॉइंट है ये, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट on frame of reference, frame of reference, frame of reference। magnitude of charge is independent on frame of reference। ये frame of reference क्या होता है? frame of reference का मतलब होता है state of observer। ये बात याद रखिएगा, state of observer, यानी आप किसी चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप किसी चीज का, आपका ऑब्जर्वेशन है, तो आप किस स्टेट में कर रहे हैं, आप रेस्ट में कर रहे हैं, मोशन में कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि एक आदमी है, ठीक, ये एक आदमी है और ये एक आदमी है और एक ये आदमी है, ठीक, तो 3 आदमी है। अब ये आदमी किस में है, ये आदमी रेस्ट में है, ये आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और ये आदमी एक्सेलरेटेड मोशन से जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है ये, ठीक। अब ये 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी 3 आदमी जो है एक चार्ज को ऑब्जर्व कर रहा है, चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है Q, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर चार्ज Q है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है रेस्ट पे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे, एक्सेलरेटेड मोशन पे। तो जो रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी होता है इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है। और जो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा
जो बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा यानी एक्सेलरेटेड मोशन में, और जो बॉडी इनर्शियल फ्रेम में है यानी कि या तो रेस्ट में या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब ये तीन अलग अलग तरीके से, यानी एक आदमी रेस्ट पर हो, या एक आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी पर हो, या एक आदमी एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा हो, और वो चार्ज को देख रहा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, वो इंडिपेंडेंट है इस चीज से, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, इस बात को याद रखना है। क्लियर ये पॉइंट? ठीक। अब देखिए यहां पर चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ज डजंट शो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना। चार्ज डजंट शो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। चार्ज रिलेटिविस्टिक फेनोमेना शो नहीं करता है, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको आइंस्टाइन ने बताया था, और फिजिक्स का यानी मॉडर्न फिजिक्स जिसे कहा जाए, उसका पार्ट बाय पार्ट खुल गया फिजिक्स का, बहुत सारे ऐसे लॉ पता चले, बहुत सारे ऐसे चीज़ पता चली जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आइंस्टाइन के जरिए बहुत सारा चीज़ फिजिक्स में नया नया चीज़ का इन्वेंशन और डिस्कवर किया गया। तो चार्ज डजंट शो रिलेटिविस्टिक फिनोमेना, तो पहले ये बात रखना कि मास, लेंथ एंड टाइम ये शो करता है, ये शो करता है क्या? रिलेटिविस्टिक फेनोमेना, ये शो करता है रिलेटिविस्टिक फेनोमेना, बट चार्ज शो नहीं करता है रिलेटिविस्टिक फेनोमेना। मतलब ये है कि अगर चार्ज, कहने का मतलब ये है कि मास शो करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और ये बॉडी है 20 kg का, ठीक, या 50 kg का, मान लीजिए 50 kg का बॉडी है, तो 50 kg का बॉडी है, इसका मास 50 kg है। अब ये क्या हुआ, ये बॉडी चलने लगा एक वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी से जा रहा है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, या 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हो, 20 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, जैसे भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये इस बॉडी का मास है, तो क्या ये बॉडी, रिलेटिविस्टिक फेनोमेना ये कहता है कि कोई भी चीज़ यानी कोई बॉडी का मास है, अगर वो उसको स्पीड में लाया जाएगा, यानी वो उसको वेलोसिटी में लाया जाएगा, तो मास जो है चेंज होगा, लेंथ, टाइम, ये सब चीज़ जो है रिलेटिविस्टिक फेनोमेना शो करता है, तो वो बदलेगा। तो क्या होता है कि मास जो है ना, मास जब ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो ये मास का जो कंसीडर करते हैं, इसके अंदर चेंजेस आता है, रिलेटिविस्टिक फेनोमेना कहता है कि इसके अंदर चेंजेस आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारा ये एक्सपीरियंसेस है कि इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ज़्यादा असर हमें नहीं दिखता है कि ये 50 किलो से 100 किलो हो गया या 200 किलो हो गया जब ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तब। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका स्पीड जो होता है ना, वो बहुत, ये वेलोसिटी जो होता है इस ऑब्जेक्ट का बहुत 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 कम होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम होता है उसके कंपेयर में, इसलिए इसका असर नहीं पड़ता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मास जो होता है, मास बराबर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से रेस्ट मास बराबर √1 - v²/c²। तो 1 - v²/c²। तो अब क्या होता है कि यही चीज, ये ऑब्जेक्ट देखिए v², तो v इतना छोटा है c से कि इसको क्या 0 के कंपेयर में मान लिया जाता है। तो m बराबर क्या हो जाता है, m0 1 - √v मतलब 20 हो गया, 20 का स्क्वायर बाई c का स्क्वायर अगर किया जाए, c की तो जानते हैं आप 3 × 10 पे पावर 8 होता है, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स 0 के वैल्यू में मान लिया था। तो 1 - 0 का वैल्यू क्या हुआ, √1 - 0 का वैल्यू हुआ 1, तो √1 का वैल्यू हो गया 1, तो 1, तो m0 आ गया रेस्ट मास। तो m बराबर क्या आया, m0। तो पहला जो मास था और जो रेस्ट मास जो चेंजेस आएगा वो सेम का सेम रहेगा, वो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करवा दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, देखिए m0 बाई √1 - v किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया। यानी यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल का, तो c²/c², दोनों कट होकर के क्या आएगा, 1 आएगा, कैंसिल हो गया। m0 √1 - 1
एम नॉट बाई 1 माइनस 1 का वैल्यू क्या हुआ 0, तो एम नॉट बाई 0, तो एम नॉट बाई 0 जो वैल्यू आ रहा है, तो एम नॉट बाई 0 का मतलब क्या हुआ, वो इन्फिनाइट हो गया। तो मास जो किस में आ गया वैल्यू इसका, इन्फिनाइट में आ गया वैल्यू मास का, तो ये चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। तो ये रिलेटिविस्टिक फेनोमेना शो कर रहा है। लेकिन चार्ज जो है, चार्ज को अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी चलाएंगे तो वो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना शो नहीं करेगा, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए इस पॉइंट को उतारने के बाद आप ये लिखिएगा, चार्ज डजंट शो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना, मास लेंथ एंड टाइम शो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना। तो आप पॉइंट ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप, कि मास depends on speed but charge does not depend on speed. This is the point. ये पॉइंट हुआ, इसे आपको याद रखना है कि मास तो स्पीड पर डिपेंड करेगा। अच्छा, वो कब, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। लेकिन ऐसे जनरली अगर हम हैं तो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारे मास में जो चेंजेस आएगा वो हम उसको एक्सपीरियंसेस नहीं कर पाते हैं और वो नज़र नहीं आ पाता। इसलिए वो, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपेयर में बहुत कम रहता, बहुत छोटा रहता, इसी वजह से। लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब किया जाएगा तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, कितना बड़ा चेंजेस आ जाता है। तो ये फ़र्क होता है, याद रखिएगा। तो मास जो है, मास और चार्ज में डिफरेंसेस भी साथ साथ आप सीख रहे हैं कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर ये बात? तो ये पॉइंट्स को उतार लें आप। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। अब चार्ज ट्रांसफर होता है वो कैसे, हम समझेंगे। देखिए, पहले हम बात करें मैटर की, ठीक। तो कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। और एटम जो है वो एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जैसे अगर हम कहें कि एक ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, एटम का, और इसके चारों तरफ जो होता है ऑर्बिट होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है और ये प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं है बट मास होता है। देखिए, पहले जो हमने एक पॉइंट लिखाया था उसको पॉइंट को भी हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो मैटर है और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है जो इस शेल में जो है मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं 2, 8, 18 इस तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये लूजली बॉन्डेड होता है। ये क्या होता है? लूजली बॉन्डेड होता है। इसे आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है बहुत कम एनर्जी में। लेकिन प्रोटॉन को ट्रांसफर अगर किया जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करना मुश्किल है, बट इलेक्ट्रॉन इजीली वे में ट्रांसफर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड होता है। ये बात याद रखिएगा। इससे पहले हमने एक जो पॉइंट बताया था कि मैटर पर, कोई भी मैटर है तो मैटर अगर प्रेजेंट है तो उसमें चार्ज हो भी सकता है, चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, वहां पर छूट गया था कि मैटर, ठीक है, मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, याद रखना है। बट चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मैटर या मास भी कह सकते हैं, क्योंकि मैटर है तो मास तो 100% होगा। तो मास कैन एग्जिस्ट या मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज,
यानी जहां पर मैटर है तो कोई जरूरी नहीं कि इस पर चार्ज हो या ना हो, लेकिन जहां पर चार्ज होगा वहां पे हर हाल में मैटर होगा। जहां पर चार्ज होगा वहां पे हर हाल में क्या होगा, मैटर होगा। लेकिन जो बॉडी मैटर है उस पर चार्ज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए बात, हमारा बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी। हमारा बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी पर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो हमारे बॉडी पर कोई चार्ज नहीं, बट हमारे बॉडी के पास मास है। हमारे बॉडी के पास मास है, तो मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट मास। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूट्रॉन लीजिए। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट इसका मास होता है, इसका मास होता है। याद रखना ये चीज। तो अब देखिए यहाँ पर ये बात याद रखने वाली बात ये है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये चीज जो इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब कौन सा चीज, कौन चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होता है, इसे कम एनर्जी में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्रोटॉन इसलिए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर इसको ट्रांसफर करेंगे हम तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको ट्रांसफर करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, याद रखिएगा। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी न्यूट्रल बॉडी होता है, जो भी न्यूट्रल बॉडी होता है, अभी हमने ये बात आपको बताया, न्यूट्रल बॉडी, a neutral body having equal number of positive charge and negative charge, जिसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगा तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, उस पर नेट चार्ज जो है वो क्या है, जीरो है। चार्ज का टोटल वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बचा, जीरो बचा। अब देखिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है और कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। इसको मेथड ऑफ चार्जिंग में भी डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं चार्ज का। देखिए यहां समझिए, ये जो बात हमने बताया अभी आपको कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कैसे, जैसे कि एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। तो दोनों बॉडी कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। ये भी न्यूट्रल और ये भी क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ ना, दोनों बॉडी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल बॉडी हुआ और ये भी बॉडी न्यूट्रल हुआ। अब क्या होता है कि किसी वजह से इसमें से एक चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अभी बताया हमने, प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, नंबर जो है वो कम जाएगा, किसके बनिस्बत, प्रोटॉन के बनिस्बत, क्योंकि एक इसमें चला गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, किससे, प्रोटॉन से, क्योंकि इसमें आया है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें घटा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो ये कैसा चार्ज शो करेगा, ये शो करेगा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। देखिए प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसकी संख्या ज्यादा, प्रोटॉन की ज्यादा। प्रोटॉन कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए ये पॉजिटिव शो करेगा। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किससे, प्रोटॉन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब कौन सा चीज शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा। ये बात क्लियर। तो बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ये बात समझ में आ गया कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कम हुआ। एग्जाम्पल से समझिए इस पॉइंट को, अभी पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल इसका बताते हैं। तो अब ये बॉडी में मान लीजिए एक बॉडी, ये बॉडी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन से। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, है ना, कमी हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बॉडी क्या होता है,
बॉडी क्या होता है, बॉडी कैसा चार्ज करता है, कैसा शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, याद रखिएगा। व्हेन बॉडी हैविंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट विल बी पॉजिटिव चार्ज, बॉडी पॉजिटिव चार्ज करेगा। इसमें क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा ये निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज शो करेगा, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ठीक, अब जरा ये बताइए, जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज शो किया तो इसके अंदर मास के अंदर चेंजेस आएगा, क्या मास में चेंजेस आएगा? हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो हमने ये कहा कि इस बॉडी से इस बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस बॉडी में क्या घटा, मास भी घटा, और इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या गया, चार्ज के साथ साथ मास भी गया, क्योंकि चार्ज है तो मास तो होगा हर हाल में, अभी बताया था आपको हमने। तो ये यहाँ गया, इस बॉडी पर गया, तो इस बॉडी पर जब जाएगा ये चीज तो इसमें मास बढ़ेगा और इसमें मास घटेगा। तो याद रखना, when a body is positive, when a body will be positive charge, जब एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, then its mass will be decreased, याद रखिएगा, मास क्या होगा, घट जाएगा, मास घट जाएगा। जब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एक बॉडी हो गया, तो उसका मास क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा? आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इससे घटा, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जब खाली हुआ तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी गया, तो मास में भी कमी आई। तो न्यू मास जो होगा पहले वाले मास से, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो हमारा नया मास निकल जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब इसी मामला इसमें लिख लीजिए कि when a body will be negatively charged, नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें क्या होगा, उसका मास क्या होगा, मास विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या गया, मास भी गया, तो जब मास गया तो इसका क्या बढ़ेगा, न्यू मास बराबर मास प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना ये बात सिंपल सा कि when body will negative charge, mass will be decreased, when body will be positive charge, mass will be increased। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, एकदम याद रखना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक बॉडी, सॉरी उल्टा लिखा रही है, एक मिनट, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मास क्या होगा, जब कोई एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास उसका घट जाएगा, और जब एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा तो मास उसका क्या होगा, मास उसका बढ़ जाएगा। उल्टा मामला रखिएगा, प्लस है, पॉजिटिव हो रहा है तो मास घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो मास बढ़ रहा है, उल्टा मामला। ये पॉइंट याद रखना है। तो चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ ये बात समझ में आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप, इसे उतार लीजिए। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझना। देखिए एग्जाम्पल ये है, इसमें एग्जाम्पल ये है जो आपको समझना ज़रूरी है, वो जैसे कि एक बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, और एक बॉडी है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया इसमें, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4 प्रोटॉन हो जाएगा। ये सॉरी प्रोटॉन तो 5 ही रहेगा ना, प्रोटॉन तो नहीं चीज जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। और इसमें आइए क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 8 से कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो प्रोटॉन सेम रहेगा, 8 प्रोटॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, तो चार्ज कैसे हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज हुआ ये बॉडी क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है।
अब इसमें कौन सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन कैसा शो करता है, नेगेटिव शो करता है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए मास जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या गया, मास गया, तो जब मास गया तो इसका मास भी बढ़ गया और इसका मास क्या हो गया, घट गया। ये बात समझ गए आप, ठीक, समझ में आ गई ये बात। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज था चार्ज का जो हमने पढ़ा अभी। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या, 3 होता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, याद रखिएगा। सीबीएसई के एग्जाम में आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखने के लिए, और स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कौन सा पूछता है ये बताया जाएगा। तो पहला लिखिएगा, पहला नंबर ये है कि चार्ज का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पहला होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो होता है वो एडिटिव होता है, उसको हम जोड़ सकते हैं नेचर में। अब देखिए क्या कि कोई बॉडी पे ऊपर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, इसी तरीके से है, ठीक। तो नेट चार्ज अगर हमें बोलेगा निकालने के लिए तो हम सारे चार्ज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर मान लीजिए एक माइनस Q5 चार्ज है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस Q5 हो गया। ये चीज़ ये करना है। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ये पॉइंट याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर इसका समझिए, चार्ज को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, आराम से इजी वे में। जैसे कि एक बॉडी है, इसमें 5 कूलम चार्ज है, एक बॉडी 3 कूलम चार्ज है, एक बॉडी -2 कूलम चार्ज है। ये सिस्टम में पाया जा रहा है। बताया कि इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा, क्यू नेट क्या होगा। तो क्यू नेट के लिए हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 5 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस -2 कूलम, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 3 8 में से 2 गया 6 कूलम। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ इस पूरे बॉडी पर। इसको अगर पूरा सिस्टम मान लिया तो पूरा सिस्टम मानने पर इस पर कितना कूलम चार्ज हुआ, 6 कूलम चार्ज हुआ। क्लियर, ये बात समझ में आ गया ये पॉइंट। तो चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आता है आपके स्टेट बोर्ड में, 2 नंबर में सवाल पूछ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हेडिंग दे दिया। पॉइंट लिखिएगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज neither be created nor be destroyed in isolation, but it can transfer from one object to the other। बस इसे ये याद रखना, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज को ना हम बना सकते हैं, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है, इसको अभी एग्जांपल से बताएंगे। चार्ज को हम ना बना सकते हैं, चार्ज को ना हम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट क्रिएटर, ठीक है।
तो चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। याद रखिएगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर समझिए इस बात को कि 10 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है और 4 कूलम चार्ज है। ठीक, इसको एक सिस्टम मान लिया हमने, दिस इज द सिस्टम। अब इसको जब हमने सिस्टम माना तो अब बताइए इनिशियल चार्ज इस सिस्टम पर क्या है। इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज का मतलब होता है, चार्ज को सबको ऐड कीजिए, 10 + 3 + 4 तो कितना हो गया, 13 4 17 कूलम चार्ज। इनिशियल चार्ज 17 कूलम हुआ। इनिशियल चार्ज कितना हुआ, 17 कूलम। अब हमने ये कहा कि अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें से, इस 4 कूलम में से इसमें 2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, इसमें से इसमें 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया। तो अब जो सिस्टम बनेगा 10 कूलम तो 10 कूलम हो गया। अब 2 इसमें गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 कूलम, और इसमें से 2 घट गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 कूलम। अब फाइनल चार्ज देखिए कितना बचा बॉडी पर, फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज जो हुआ 10 + 5 + 2, 10 5 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17 कूलम आएगा। तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों बराबर हुआ ना। जब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर हो गया तो चार्ज कंजर्व्ड हो गया और कुछ नहीं। जैसे आप मास कंजर्वेशन में पढ़े होंगे कि मास कंजर्व होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास दोनों बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर चार्ज के बारे में कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज, चार्ज को हमने सिर्फ ट्रांसफर किया, चार्ज को हमने बर्बाद ना किया ना क्रिएट किया, चार्ज पहले से मौजूद था, प्रेजेंट है इस नेचर में। ये बात समझ में आ गई, ये चीज चार्ज इज कंजर्व। 2 बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर। ये 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। अब लास्ट इसका बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज का, वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, मतलब क्या होगा, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए चार्ज क्वांटाइज्ड होता बट मास क्वांटाइज्ड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब क्या, आप समझिएगा, बात समझिएगा। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है जैसे अगर हम क्या है कि मास, एक बॉडी है जिसका मास है 15 kg, तो आप इसको 15.5 कर सकते हैं, यानी 15.5 kg भी कर सकते हैं आप, ठीक, 15.2 kg भी कर सकते हैं आप, 15/3 kg भी कर सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी आप 1 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते आप, 5.2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते आप, ये गलत हो जाएगा, ये क्वांटाइज नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे क्लासरूम है, ठीक, इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सपोज दैट 20 स्टूडेंट्स है इस क्लास में। तो इस 20 स्टूडेंट में एक नर्सरी, एक 1 क्लास का बच्चा आ गया इस क्लास में। तो 1 क्लास का बच्चा जब आया इस क्लास के अंदर, तो अब क्या कहेंगे आप कि इस क्लास में अब कितना स्टूडेंट हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि 20 स्टूडेंट था, मान लीजिए 12th क्लास का स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, बड़ा बड़ा सब है, ठीक। अब 1 क्लास का कोई बच्चा आ गया इस क्लास में, तो बोलेगा कि अब क्वांटिटी बताइए स्टूडेंट का, तो आप क्या कहेंगे कि 20.5 बच्चा हो गया, 20.5 स्टूडेंट। क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं कहेंगे आप, गलत होगा। आप क्या कहेंगे, आप 21 स्टूडेंट्स, कितना है, 21 स्टूडेंट्स है, किसको आप इसको एज ए स्टूडेंट काउंट कर रहे हैं। तो बच्चा आधा आया, छोटा सा बच्चा मतलब आधा कर दिया, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसलिए चार्ज को हम ना डिसिमल में लिखेंगे ना फ्रैक्शन में लिखेंगे, याद रखिएगा। चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्वांटाइजेशन का,
Q बराबर N इंटू E। Q का मतलब होता है चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E बराबर 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो n है ना, n किस फॉर्म में होना चाहिए? n इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। इंटीजर जानते हैं आप, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। तो n होगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा n। लेकिन n को हम लोग e/2 इलेक्ट्रॉन, 2e/3 इलेक्ट्रॉन, -4e/3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिख सकते। 5.2 इलेक्ट्रॉन, -5.2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सारा का सारा चीज़। समझ में आई बात? तो ये ऐसे लिखना सही नहीं होगा हमारा। तो क्यों? क्योंकि n किस फॉर्म में आना चाहिए? हर हाल में इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। तो आज ये चार्ज इस क्वांटाइज्ड जो हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इस पर जो लेक्चर्स होगा नेक्स्ट लेक्चर, इसको हमने बता दिया। इसमें हम क्वार्क्स के बारे में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वार्क्स सबसे छोटा यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन वो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और ये n जो है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है। और इसके बाद वाले लेक्चर में आप ज़रूर अटेंड कीजिए, उसमें हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। कोई Q बराबर N इंटू E, अलग अलग तरीके का न्यूमेरिकल ऑन क्वांटाइजेशन। और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया जाएगा क्वांटाइजेशन से क्वार्क्स के बारे में। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया आज का बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज से रिलेटेड, ठीक। और आप इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कम्प्लीमेंट दीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।